हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका शिक्षा हब ऐप पे। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज जो कि एचएसएससी पीछे क्वेश्चन पूछ चुकी है उसकी सीरीज जो है हम शुरू करने वाले हैं। तो वो अलग अलग टीचर आपको सब्जेक्ट के वाइज उस सीरीज को करवाएंगे। जैसे कि मैं जो करवाऊंगी आपको, जितने भी इंडिया जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए, जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करवाऊंगी। ठीक है, तो आज फर्स्ट डे है। उसके बाद आपको मैथ वाले सर अलग मैथ और रीजनिंग के करवाएंगे, जीके वाले सर हरियाणा जीके के, हिंदी वाले सर हिंदी के क्वेश्चन जैसे हैं वो आपको डिस्कस करवा देंगे। तो चलिएगा बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो ये एक बात और, ये वीडियोस आपको अलग अलग ही मिलेंगी। जैसे मेरी वीडियोस है जिसमें आपको इंडिया जीके और साइंस और कंप्यूटर देखने को मिलेगी, हरियाणा जीके वाले सर में हरियाणा जीके, इस तरीके से चीजें जो है वो चलेंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है बच्चों कि भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द के संचय का क्या कारण होता है। जो भारी व्यायाम होता है, भारी व्यायाम के दौरान क्वेश्चन पूछता है वो आपसे कि भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द के संचय का, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि संचय का क्या कारण होता है। तो देखिएगा, ऑप्शन जो ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, एचएसएससी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखिएगा CO2, ठीक है, बी है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, और जो सी ऑप्शन है बच्चों वो आपका है अल्कोहल। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है, अल्कोहल, और डी ऑप्शन यानी चौथा जो है वो है जल। तो यहाँ पे देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द के संचय का कारण क्या होता है, कि पैरों में जो दर्द होता है उसका रीजन क्या है। तो इसका जो बच्चों सही आंसर आएगा वो आएगा लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से पैरों में क्या होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। किसके इकट्ठा होने से बच्चों, लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से पैरों में क्या होता है, दर्द होता है। क्लियर है इतनी बातें, लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने से। अब लैक्टिक अम्ल जो है ये किसमें पाया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। लैक्टिक अम्ल जो है ये दूध में पाया जाता है। क्या होता है, दूध में पाया जाता है। बच्चों, आपसे पूछा जाए दूध में पाई जाने वाली शर्करा, आपसे पूछ ले दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो आप क्या बता दोगे, लैक्टोज होती है। कौन सी होती है बच्चों, लैक्टोज होती है। उसी तरीके से आपसे पूछ ले कि दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है, वाला जीवाणु कौन सा है। तो दूध को दही में बदलने वाला जो जीवाणु होता है बच्चों वो होता है लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस। तो इसके रिगार्डिंग इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। दूध को किस पैमाने पर मापते हैं, तो आप बता दोगे लैक्टोमीटर पे। दूध को किस पैमाने पर मापते हैं, तो क्या बता दोगे, लैक्टोमीटर पे। तो हमारा क्वेश्चन था भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द के संचय का मुख्य कारण क्या है, तो लैक्टिक अम्ल है। होप सो आप इतनी बातों को समझ गए होंगे। तो आप लोगों ने कोर्स को परचेज कर रखा है, जिन्होंने कोई भी कोर्स परचेज कर रखा है, जैसे कि आप ऐसे लगा लीजिए कि बच्चों ने जो अपना कंप्लीट कोर्स परचेज कर रखे हैं, ग्राम सचिव का, हरियाणा पुलिस का, उनको भी ये कोर्स हम फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। और वैसे भी आप जानते हो कि 149 की क्वेश्चन सीरीज जो है वो हम अलग से दे रहे हैं। तो जिन भी बच्चों ने ये लेनी है आप बता देना 149, जिसमें आपको मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, साइंस के, कंप्यूटर के, हिंदी के, हरियाणा जीके के, इंडिया जीके, ईच एंड एवरी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आज फर्स्ट डे है, डेली इंप्रूवमेंट ही मिलेगी आपको। क्लियर है इतनी बातें। तो चलिएगा सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, वायु की गति मापने का यंत्र कौन सा है। वायु की गति मापने का यंत्र, आप अपने मन में आंसर को सोच सकते हो, ठीक है। पहला है ओडोमीटर, पहला ऑप्शन है ओडोमीटर। दूसरा ऑप्शन है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। थर्ड ऑप्शन है बच्चों एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। और जो फोर्थ ऑप्शन है आपके पास वो है बैरोमीटर। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया वायु की गति मापने का यंत्र
कौन सा होता है? ओडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है, एनीमोमीटर होता है, बैरोमीटर होता है। ये भी एचएसएससी ग्रुप डी में अच्छी साइंस आ रखी थी, तो मैंने सोचा कि वहीं से उठाते हैं। तो जितने भी पेपर हुए आप तक उनका सबका साइंस का, कंप्यूटर का, मैथ का, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे करवाई जाएंगी। तो वायु की गति मापने का जो यंत्र होता है बच्चों, वो होता है एनीमोमीटर। क्या होता है? एनीमोमीटर होता है। तो इसके अलावा ओडोमीटर जो है ये पहियों के द्वारा चली हुई दूरी मापता है, पहियों के द्वारा चली हुई दूरी मापता है, चली हुई दूरी मापता है, पहियों के द्वारा चली हुई दूरी। स्पीडोमीटर जो है ये स्पीड मापता है, एनीमोमीटर जो, स्पीडोमीटर वाहन की स्पीड मापता है, एनीमोमीटर हवा की गति मापता है, बैरोमीटर वायु दाब को मापने का काम करता है। वायु दाब कौन मापता है? बैरोमीटर जो है वो क्या मापता है? वायु दाब। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, गुप्त वंश के बाद ईशा की छठी सदी के मध्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पे लिख रही हूं। गुप्त वंश के बाद ईसा की छठी सदी, ईसा की छठी सदी, ठीक है, के मध्य डैश ने पंजाब पर वर्चस्व या राज बोल सकते हो आप, स्थापित किया। देखो ये भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। गुप्त वंश के बाद ईशा की छठी सदी के मध्य डैश ने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया। तो इसका ए ऑप्शन है पल्लव, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है आपका कदम्ब और डी ऑप्शन है आपका हूण। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर क्या होगा सोच लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? गुप्त वंश के बाद ईशा की छठी सदी के मध्य डैश ने पंजाब पर क्या किया? वर्चस्व किया। तो इसका सही आंसर आएगा बच्चा, उन्होंने किया था। किसने किया था? उन्होंने किया था। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये क्वेश्चन साथ ही साथ नोट करते जाना, अदरवाइज आपको इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगी, इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा। एक समतल दर्पण से बनने, एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। मैंने इसीलिए बोला क्वेश्चन नोट करने के लिए, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि मैं इसमें एक्स्ट्रा बातें बता रही हूँ, ठीक है। जो पीडीएफ मिलेगी उसमें एक्स्ट्रा बातें नहीं मिलेगी। एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदा डैश होगा, सदा डैश होगा। पहला भ्रामक यानी भ्रमित करने वाला, बी आभासी प्रतिबिंब यानी इमेजिनरी बोल सकते हो आप इंग्लिश में, ठीक है। सी ऑप्शन है बच्चे वास्तविक, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। डी ऑप्शन है परावर्ती प्रतिबिंब। तो चार ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन क्या? एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदा डैश होगा, भ्रामक होगा, आभासी होगा, वास्तविक होगा, परावर्ती प्रतिबिंब होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि देखिएगा ये आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। हमेशा क्या होता है? आभासी। आभासी और सीधा, आभासी और क्या बनता है? सीधा। रियल एंड इमेजिनरी एंड सीधा। क्लियर है इतनी बातें? इतना आपको समझ में आ गया होगा। समतल दर्पण की ये बात कर रहा है, प्लेन मिरर की बात की है इसने, ठीक है। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है डैश एक उभयनिष्ठ, डैश एक उभयनिष्ठ ऑक्साइड है, ठीक है। पहला है Al2O3, दूसरा है CuO, थर्ड है Fe2O3 और डी ऑप्शन है आपके पास CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड। अब यहाँ ट्राइऑक्साइड, अब यहाँ पे देखो ऑक्साइड, उभयनिष्ठ ऑक्साइड है। ऑक्साइड का मतलब देखिए सभी के साथ O, तो ऑक्साइड आ रहा है, इसीलिए इसको बोला ऑक्साइड है। अब उभयनिष्ठ इसमें होता है Al2O3,
Al2O3 ये एक क्या है, उभय निष्ठ ऑक्साइड है। इसका रीजन है ये ना मतलब वैसे एल्यूमिनियम किसी पे ज्यादा डिपेंड नहीं होता। एक क्वेश्चन बोलते हैं कैसे कि आपको बोला जाए कि एक ऐसे तत्व का नाम बताओ जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहता है, जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहता है। तो एक ऐसे परत का नाम बताएं जो अपने एक ऐसे तत्व का नाम बताएं, तो आंसर क्या आएगा, एल्यूमिनियम। जैसे आप जानते हो कि लोहा जो है, लोहे को सुरक्षित रहने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, लेकिन अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की तो एल्यूमिनियम अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहता है। क्लियर है इतनी बातें? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होप सो आप ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और आपको बहुत अच्छे भी लगेंगे और आप अपने फ्रेंड्स को भी परचेज करने के लिए बोलोगे। निम्न में से किस कोशिका में Hb का मतलब है बच्चों हीमोग्लोबिन Hb होता है, ठीक है। ए ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी आप बोल सकते हो WBC। सेकंड ऑप्शन होता है कि RBC। थर्ड जो ऑप्शन होता है बच्चों वो होता है प्लेटलेट्स। और जो डी ऑप्शन होता है बच्चों वो होता है कोई नहीं, यानी इन तीनों में से कोई। तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया। बच्चों ने ऐसे ही बातें फैला दी कि ग्रुप डी का पेपर तो बहुत ही मुश्किल है। कहाँ मुश्किल था, बहुत सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। तो ठीक है, पढ़ने पे होता है कि आपने क्या पढ़ रखा और क्या नहीं पढ़ रखा, और अगर आपने प्रैक्टिस की है तो प्रैक्टिस से ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूर लगाइए, इसीलिए हमने भी एक प्रैक्टिस सीरीज रखने की कोशिश की। निम्न में से किस कोशिका में Hb होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, RBC, प्लेटलेट्स, कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि किसमें Hb होता है। तो देखिए RBC में क्या कंटेन होती है, हीमोग्लोबिन। आपको पता है RBC में क्या कंटेन होती है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। और लाल रक्त कणिकाएं ही ब्लड को क्या देती हैं, लाल रंग देती हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का रंग जो है वो क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन या लोहे की कमी से आपसे रोग पूछ लिया जाए कौन सा होता है, तो एनीमिया यानी अरक्तता बोल सकते हो आप, एनीमिया यानी अरक्तता आप बोल सकते हो। क्लियर है इतनी बातें? होप सो आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। उसके बाद में चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है थायोरिक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, थायोरिक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, थायोरिक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पहला है बच्चों पोटाशियम, दूसरा है बच्चों आपके पास सोडियम, और जो थर्ड है बच्चों आपके पास वो है कैल्शियम, और डी ऑप्शन जो है आपके पास रहेगा आयोडीन का। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, थायोरिक्सिन के संश्लेषण के लिए, संश्लेषण मतलब स्टोरेज के लिए आवश्यक है पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, आयोडीन है, क्या है। तो इसका थायोरिक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है आयोडीन। थायोरिक्सिन एक हार्मोन होता है जो हमारे गले में पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथियों से स्रावित होता है। कहां से, गले में पाई जाने वाली, गले में क्या पाई जाती है, थायराइड ग्रंथियां। थायराइड को हिंदी में हम अवटु बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, अवटु बोलते हैं। यही अवटु ग्रंथियों में थायोरिक्सिन नामक हार्मोन पाया जाता है जो आयोडीन की मात्रा को भी क्या करता है, कंटेन करता है। समझ गए इस चीज को? उसी तरीके से बच्चों आपको अगर पूछ लिया जाए कैल्शियम का, क्या पूछ लिया जाए, कैल्शियम की स्टोरेज के लिए, तो हमारी थायराइड ग्रंथि जो होती है ना गले में, उसके ठीक पीछे एक ग्रंथि होती है जिसका नाम क्या होता है, पैराथायराइड ग्रंथि।
क्या नाम होता है जिसका? पैराथायराइड ग्रंथि, या हिंदी में बोल सकते हो पैरा अवटू, कुछ भी लिखा आ सकता है। इस पैरा अवटू ग्रंथि का काम क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? कैल्शियम की। अब पैरा अवटू ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्सिटोनिन, जो क्या काम करता है? कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। समझ गए इस चीज को? चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप सो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, है ना? तो वीडियो जैसी भी लगे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? और किसी को, बच्चों को, अगर ऐप पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत आ रही है, वो बच्चे कॉल करके पूछ लेंगे। निम्न हिमालय की पर्वतीय पहाड़ियां, निम्न हिमालय की पर्वतीय पहाड़ियां में से, पहाड़ियों में से, ठीक है, कौन सी हिमालय के म्यांमार भाग से संलग्न नहीं है या जुड़ी हुई नहीं, संलग्न नहीं। आपको पता है हिमालय का जो भाग होता है ये ऊपरी हिस्सा होता है। तो पहाड़ियों के नाम रखेंगे, इसका जिन बच्चों ने कंप्लीट कोर्स ले रखा है ज्योग्राफी में, हम करवाएंगे भी, वहां पे मैप से करवाया जाएगा आपको, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको जरूर बताऊंगी। पटकाई गुम। अब इन्हीं क्वेश्चनों ने ग्रुप डी के पेपर में बच्चों के होश गुम किए थे, ठीक है? नागा पहाड़ियां, चौथा है जयंतिया। तो देखो ये जो तीनों है ना ऊपर वाली लुशाई पहाड़ियां, क्वेश्चन क्या है एक बार, निम्न हिमालय की पर्वतीय पहाड़ियों में से कौन सी हिमालय के म्यांमार भाग से नहीं है, संलग्न नहीं है? लुशाई पहाड़ियां, पटकाई गुम, नागा पहाड़ियां, जयंतिया पहाड़ियां। तो ये जो जयंतियां है ना, गारो, खासी, जयंतियां, ये तीनों की तीनों प्रजातियां भी हैं, है ना? तो हमसे पूछा गया पहाड़ियों का, तो ये जयंतिया उसी तरीके से ही वर्ड यूज किया गया वहां के लिए, है ना? तो ये जो जयंतिया पहाड़ियां हैं ये हिमालय की पर्वतीय पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, ये दक्षिण में आ जाती है। ये लुशाई पहाड़ियां, पटकाई गुम, नागा पहाड़ियां, ये सारी की सारी किससे बिलोंग करती हैं? हमारे हिमालय पर्वत के म्यांमार भाग से बिलोंग करती हैं। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो जिन्होंने कंप्लीट कोर्स ले रखा है ज्योग्राफी पार्ट में नोट करते जाना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप की चीजें वहां पे आपको करवाई जाएगी, ठीक है ना? तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ध्यान में रखिएगा, आधे बच्चे प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी है बच्चों, आधे बच्चे क्वेश्चन पढ़ते टाइम इस नहीं है को भूल जाते हैं, है में लगाते हैं। तो नहीं है या है, इस चीज को पहले से आपने क्या कर लेना है? कंफर्म कर लेना है। पहला ऑप्शन है नेत्रावती नदी, नेत्रावती नदी। दूसरा ऑप्शन है बच्चों आपकी काली नदी, काली नदी। तीसरा ऑप्शन है आपके पास पंप और पंबन नदी, पंप और पंबन नदी। ये सारे के सारे ग्रुप डी में आए हुए हैं, चेक कर लेना चाहिए अपना व्याकरण नदी। तो देखिए ऑप्शन हमने देख लिए, क्वेश्चन भी हमने देख लिया कि निम्न में से कौन से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है पूछा गया है। तो तीन तो पश्चिम की ओर बहेंगी, एक ऐसी होगी जो पश्चिम की ओर नहीं बहेगी। तो नेत्रावती नदी, काली नदी, पंप और पंबन नदी, ये तीनों की तीनों जो नदियां हैं ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। जो व्यापर नदी है आपकी, ये व्यापर नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। व्यापर नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी बच्चों नहीं है। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है,
पहला ऑप्शन देखिए फिर आप, स्पीकर। बी ऑप्शन है आपका माइक्रोफोन। सी ऑप्शन है आपका एकीकृत परिपथ, यानी आप इसको बच्चों, आपके पास आईसी सर्किट भी लिखा आ सकता है। ठीक है, क्या लिखा आ सकता है? आईसी सर्किट। डी ऑप्शन है स्टेथोस्कोप। बाकी मैंने वैसे के वैसे उठाए हैं जैसे कि पेपर में दे रखे ऑप्शन, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। तो वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है वो कौन सा है? स्पीकर है, माइक्रोफोन है। अब आधे से ज्यादा बच्चे तो इसका आंसर लेके आएंगे स्पीकर, जो कि बिल्कुल गलत होगा। क्या है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल रहा है? उसका आंसर आएगा माइक्रोफोन। क्या आएगा बच्चों? माइक्रोफोन आएगा। अब अगर आपसे इसका उल्टा पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में कौन बदलता है, क्या पूछ लिया जाए? विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में कौन बदलता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? स्पीकर आएगा। स्पीकर से क्या आती है? आवाज, तो वही तो चाहिए। हृदय की धड़कनों को सुनने के लिए डॉक्टर के गले में होता है स्टेथोस्कोप, तो ये तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। तो स्टेथोस्कोप होता है हृदय की धड़कनों को सुनने के लिए। एकीकृत परिपथ आपको पता है कंप्यूटर में आईसी सर्किट का यूज होता है। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, होप सो आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। महाभारत डैश द्वारा लिखी गई थी। महाभारत डैश द्वारा लिखी गई थी। पहला ऑप्शन है कृष्ण के द्वारा, बी ऑप्शन है अर्जुन के द्वारा, सी ऑप्शन है आपका संजय के द्वारा, और डी ऑप्शन है आपका वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको सबको पता होगा, होप्सो किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा। तो महाभारत डैश के द्वारा लिखी गई, महर्षि वेद व्यास के द्वारा। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो डैश बनता है। जब बेकिंग सोडा को किस में मिलाया जाए? को जल में मिलाया जाता है। किस में मिलाया जाता है? जल में। गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो हीट करेंगे इसको, ठीक है, जाता है। बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है? गर्म किया जाता है, या ऐसे बोल दें मिलाया जाता है, तो डैश बनता है अपने पास। क्या बनता है? डैश। तो इस डैश को हमने भरना है, और भरने के लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, H2, O2, C ऑप्शन है CO2, D ऑप्शन है CO। तो क्या आंसर आएगा? H2 यानी हाइड्रोजन, O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बेकिंग सोडा क्या होता है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हो गया NaHCO3। ठीक है, अब इसको किसके साथ गर्म कर रहे हैं? जल के साथ क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगी जब हम इसे जल के साथ हीट करेंगे? तो हमें कौन सी गैस निकलेगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये गैस जो निकलेगी ना इससे मुख्य रूप से, तो वो निकलेगी CO2। इसका जो सही आंसर आएगा आपके पास वो क्या आएगा? CO2 आएगा। कि बेकिंग सोडा को जब हम जल से गर्म करते हैं, जल के साथ गर्म करते हैं, तो क्या होगा? तो हमारे पास ये जो CO3 है ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? CO2 के अंदर। क्लियर है इतनी बातें? उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। आपको बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के यानी हमारा जो SC है, सुप्रीम कोर्ट है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? मतलब वो रिटायरमेंट उनकी किस एज में हो जाती है? ए ऑप्शन है आपका 62, बी ऑप्शन है आपका 64, सी ऑप्शन है आपका 65, डी ऑप्शन है आपका 66। तो
तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु एट प्रेजेंट है बच्चों 65। इसको बढ़ाया गया था, पहले थी 62 लेकिन अभी कितनी है 65 है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय डैश में है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय डैश में है। यूरोपियन यूनियन क्या मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय डैश में। तो जितने भी अपने पास यूनियंस है, जितने भी अपने पास संस्थाएं, उनके अपने को मुख्यालय याद रखनी है, ठीक है, यानी हेड ऑफिस उनका। पहला है बर्लिन, बी ऑप्शन है हमारे पास लंदन। आपको टॉपिक का आइडिया आ रहा होगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। धीरे धीरे आपको साफ ही हो जाएगा कि पेपर आता कहां से, अगर आपने ये सीरीज देख ली तो। ब्रुसेल्स, अगर आपने ये सीरीज देख ली तो धीरे धीरे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पेपर कहां से आता है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय डैश में, बर्लिन में, लंदन में, पेरिस में, ब्रुसेल्स में। तो इसका सही आंसर आएगा बच्चों ब्रुसेल्स। क्या आएगा इसका सही आंसर? ब्रुसेल्स आएगा। क्या आएगा? ब्रुसेल्स आएगा। समझ में आ गई इतनी बातें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बिट होती है, बिट कंप्यूटर डाटा की इकाई होती है, इससे संबंध रखता है, ठीक है, रखता है। बिट इससे संबंध रखता है। पहला ऑप्शन है दवी आधारी सूचना। बी ऑप्शन है आपके पास दवी भाषा सूचना। सी ऑप्शन है आपके पास दवी आधारी समापक, और डी ऑप्शन है बच्चों आपके पास दवी आधारी अंक। दवी आधारी अंक। तो ये चार ऑप्शन हो गए। इससे आपसे पूछा गया बिट जो वर्ड है, बिट कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है बच्चों। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है, जिसमें हम 0 और 1 को इंक्लूड करते हैं। तो ये क्या है? अंक है। क्या है? अंक। तो डी ऑप्शन दवी आधारी अंक आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा दवी आधारी। समझ गए इस चीज को? तो यहां से आप ये देख सकते हो कि जितने भी मैंने आपको आज क्वेश्चन डिस्कस करवाए, आपके इसमें से कितने क्वेश्चन ठीक है। इससे ज्यादा ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको डेली, और होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। अब आप करोगे क्या? ये करोगे, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उनके टॉपिक के नाम लिख लो और डे बाय डे उन टॉपिक्स को करते रहो। मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आपका 100% एचएसएससी का कोई भी एग्जाम है, चाहे आपका ग्राम सचिव है, चाहे आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, ग्राम सचिव में इसका इफेक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा टेस्ट सीरीज में। जिसने भी परचेस नहीं किया और जिसने नहीं किया उनको करवा दो, ठीक है। क्लियर इतनी बातें? हरियाणा पुलिस, चाहे लैब अटेंडेंट, चाहे किसी भी चीज का एग्जाम है, आपको 100% श्योर हूं आपको इसमें अपने जो है देखने को मिलेगा, गारंटीड बात है। तो थैंक यू सो मच।